वेलकम टू आवर चैनल विषय शिक्षा। मैं आरती सिद्धार्थी आज आपके सामने DSSB स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासेस में हमने DSSB स्पेशल एजुकेशन या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें फुल फॉर्म जो आती हैं तो हमने उसे डिस्कस किया था। तो वो सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि जो DSSB स्पेशल एजुकेशन का जो PRT का जो पेपर होता है तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है उसका सिलेबस। तो जैसे कि आपको पता है कि DSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पेपर लेती है। और जैसे कि आपको पता है कि DSSB के जो पेपर होते हैं ऑनलाइन वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का इसमें पेपर है जिसमें आपको ये भी पता है कि इसमें पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। ये 100 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि पार्ट 1 जो है वो जनरल पेपर है। जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं और जो ईच सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो जो हमें ध्यान में रखकर पेपर अटैम्प्ट करना है तो वो ये है कि हमारे DSSB की जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.25। ठीक है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है, द सिलेबस ऑफ DSSB PRT स्पेशल एजुकेशन विल इंक्लूड, वो 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं जिसमें कि पहला सब्जेक्ट है जैसे हमारा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में आपको पता ही है इसमें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आती है, जनरल अवेयरनेस में GK भी आती है, GS भी आती है। तो इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट हो, जो मतलब सेकंड सेक्शन होगा वो किस चीज़ का होगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट जो है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग भी 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अगर और इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जैसे नेक्स्ट हमारा मैथ होगा और मैथ भी 20 मार्क्स का होगा क्योंकि इसमें जो हर सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का है और 0.25 की जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये ध्यान में रखकर हमें अटैम्प्ट करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता लेकिन फिर भी हम अटैम्प्ट करेंगे, उससे हमारा ही नुकसान होता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देते हैं ना आते हुए भी हम उसे अटैम्प्ट करेंगे तो फिर जो हमारे सही जो हम सही अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें से भी हमारे जो नंबर है वो कट जाते हैं। तभी इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग में हमें सोच समझ के अपने एग्ज़ाम को देना होता है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने, जितने आपको आते हैं ज़्यादातर उतने करने की कोशिश करें। और एक्स्ट्रा जब हमें नहीं आएंगे और हम फिर भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो उसे तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल भी ऐसा लगता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और फिर भी आप उसे अटैम्प्ट करोगे तो फिर तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? मैथ के बाद होगा हमारा, इसमें 2 लैंग्वेज आती हैं। जैसे कि 4th सेक्शन में हमारा क्या आएगा? हिंदी लैंग्वेज आएगी और 5th सेक्शन में हमारी आएगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए पार्ट 1 में जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें 5 सेक्शन हो गए हैं। तो अब जैसे जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो हमारा सेकंड पार्ट में जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन का पेपर है, DSSB स्पेशल एजुकेशन का है। तो ये ज़रूरी ही नहीं कि उसमें सिर्फ
स्पेशल ही आएगा, ठीक है। तो उसमें स्पेशल भी आता है प्लस साइकोलॉजी भी होता है। तो साइकोलॉजी जैसे कि आप लोगों ने जो DSSB स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम देगा तो वो तो वो तो सीटेट पास करके ही आया होगा, तो उसने साइकोलॉजी वैसे भी उसने पढ़ी होगी, तो वो भी यहाँ पर इसका साइकोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी फिर टॉपिक देख लेते हैं कि साइकोलॉजी भी होती है और स्पेशल एजुकेशन का दोनों का मिक्सअप आता है पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 कैसा होता है, पार्ट 2 में एक तो साइकोलॉजी भी आएगा, साइकोलॉजी हो गया प्लस में स्पेशल एजुकेशन भी हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे और साइकोलॉजी के भी आएंगे, तो वो 100 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि 100 मार्क्स का बनेगा। आप चलिए डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी के कौन कौन से इसमें दे रखे हैं टॉपिक। जैसे कि पहला हमारा दे रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें आपको पता ही है कि इसमें बाल विकास के बारे में बताया डिस्कस, मतलब ये टॉपिक बाल विकास के ऊपर है। बाल विकास में आपको पता ही है कितनी अवस्थाएं होती है, तो वो सारी अवस्थाएं हो गई कि बच्चा कौन कौन सी चीज़ों से सीखता है, ये सब। तो उसका डेवलपमेंट कौन सी रेखीय होता है या फिर मतलब वर्ता मतलब वो इसमें सब बताते हैं कि सिर से पैर की तरफ होता है, कैसे होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ज़्यादातर इसमें बाल विकास में यही टॉपिक आएंगे, ठीक है। सेकंड है जैसे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। रोल ऑफ हेरिडिटी इसमें ये आपको बताना है कि रोल जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इसमें दोनों का रोल क्या होता है बाल विकास में। जैसे कि अब चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस। मतलब एक तो लर्निंग की मीनिंग बतानी है, उसका अर्थ बताना है, उसका कॉन्सेप्ट बताना है, और ये लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो वो इसमें अलग अगला टॉपिक है। नेक्स्ट है इसमें जैसे थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। इसमें जो लर्निंग थ्योरी है जैसे वो थॉर्नडाइक ने दी थी और बंडोरा ने दी थी, कॉलबर्ग ने दी थी, तो जितनी भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, ठीक है, तो वो सारी इसमें आएंगी। सब जितनी भी लर्निंग थ्योरी है तो वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। मतलब एक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है और कैसे सोचता है, तो उसका जो प्रोसेस है तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारे कोर्स में इंक्लूड है सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारा जैसे मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग। मोटिवेशन के ऊपर मोटिवेशन का अर्थ, मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, तो मोटिवेशन ये सब बताना है, और उसका जो इम्प्लीकेशन होता है लर्निंग के ऊपर, तो वो भी मोटिवेशन का वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपको पता होगा, इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं कि हर व्यक्ति समाज हमारी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका व्यवहार अलग है, ठीक है। तो सबका जो बिहेवियर है ये सब अलग अलग की वजह से उनमें भेद पाया जाता है, तो इसे यही इंडिविजुअल डिफरेंस है। नेक्स्ट है जैसे कि पर्सनैलिटी भी इसमें आता है। जैसे पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तिगत जो भी है उसके प्रकार, किसने दिया पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं, इसको मुखौटा भी कहते हैं, ठीक है, पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, तो ये सब भी हो गया। नेक्स्ट है जैसे इंटेलिजेंस भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब जैसे कि आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसमें अगला टॉपिक है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। तो इसमें जो डाइवर्स लर्नर होते हैं उनके बारे में समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटीज़। इसमें ये भी आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, एडजस्टमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो उसका प्रोसेस है टीचिंग का, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको लर्न कराने के लिए, तो वो पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। जो असेसमेंट होता है आकलन, मेजरमेंट होता है मापन,
इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। तो इसके मीनिंग बताने और इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, असेसमेंट के क्या उद्देश्य हैं, मेजरमेंट के क्या उद्देश्य हैं और इवैल्यूएशन मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट इसमें दे रखा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी अनुसंधान, रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे RTE। ये RTE आपने पढ़ा ही होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए जो अधिकार होते हैं, तो वो एक्ट बना, तो वो आपको बताना है। उसमें रोल, टीचर्स का क्या रोल रहा, उनके क्या कर्तव्य रहे, तो ये सब भी हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है, सॉरी नेक्स्ट इसमें है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल थ्योरीज होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी और हमें इंस्ट्रक्शनल लर्निंग भी पढ़नी पड़ेगी। और नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में तो आपको पता ही है कि स्पेशल एजुकेशन में हमारा जितना भी हमने डीएड स्पेशल डीएड में या फिर स्पेशल बीएड में जितना भी हमने पढ़ा है स्पेशल से रिलेटेड, चाहे वो वीआई हो, चाहे वो एचआई हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, तो मतलब जितने भी कोर्स से रिलेटेड जो हमने वहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमने पढ़ा है, तो वो इसके अंदर वो स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों को डाउट होता है कि जैसे उन्होंने कोर्स वीआई से किया है या फिर उन्होंने एचआई से किया है, तो उन्हें लगता है कि जो हमारा DSSB स्पेशल एजुकेशन का जो हमारा एग्ज़ाम होगा, तो वो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे जिससे हमने कोर्स किया है, लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वीआई से कोर्स किया है, चाहे एचआई से, चाहे एमआर से, चाहे आईडी से, आईडीडी से, जिससे भी कोर्स किया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपके वो सब आएंगे, सारे मतलब सारी डिसेबिलिटी से इंक्लूड होके क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर वीआई से ही आएंगे, पर्टिकुलर एचआई से ही आएंगे। इसमें सारी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया जाता है स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट जैसे आगे देख लेते हैं हम, जैसे कुछ टॉपिक्स रह गए, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट करिकुलम का कैसे होता है, पाठ्यक्रम जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि नेक्स्ट है और लर्निंग भी पढ़नी पड़ेगी। बिहेवियर जो है उसके पर्सपेक्टिव वो भी पढ़ने पड़ेंगे। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव भी पढ़ने पड़ेंगे और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी पढ़ने पड़ेंगे और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि ये सब तो पढ़ना पड़ेगा ही हमें, और इस पे ये सब तो साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन स्पेशल में हमने जितनी भी RCI द्वारा जितने भी कोर्स कराए जाते हैं, तो वो सब इसी से रिलेटेड वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। NCF भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें 21 डिसेबिलिटी को तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे तो हमें करना ही करना पड़ेगा। 21 डिसेबिलिटी को हमें ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, उसे कैसे निदान कर सकते हैं, उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से हमें डिटेल में 21 डिसेबिलिटी के साथ साथ हमें ये भी सब पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। और साथ के साथ हमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारे कोर्स में बुक्स थी, हमें वो भी पढ़नी पड़ेंगी। तो स्पेशल एजुकेशन का जो DSSB ये PRT का सिलेबस दे रखा है। ठीक है। तो PRT के सिलेबस में आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपके कमेंट्स को रीड करके हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे जो मेन बात है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है। हमें ये बहुत ध्यान रखकर पेपर अटैम्प्ट करना है। हमें ये नहीं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जो हमें नहीं आते, हमें फिर भी उनमें मतलब अगर हम टिक लगाएंगे तो हमारे जितने भी सही हैं तो वो भी गलत हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रिज़ल्ट पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि पास होने के लिए हमें जो दोनों पार्ट हैं उसमें हमें पास होने के लिए कि ईच पार्ट में कितने चाहिए, ईच पार्ट में हमारे मार्क्स होने चाहिए कम से कम 20, ठीक, वो सॉरी 40 होने चाहिए। ईच पार्ट 40 मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है अब भी,
तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगती है तो आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।